हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th के साइंस चैप्टर 10th साउंड के बारे में पढ़ेंगे। अपने स्कूल में आपको कैसे पता होता है कि क्लास या पीरियड ख़त्म हो गया है? दरवाजे की घंटी की ध्वनि और खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। हमेशा पैरों की आवाज़ सुनकर आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने हाइड एंड सीक गेम खेला होगा। इस गेम में एक प्लेयर की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे सारे जितने भी खिलाड़ी हैं उसको पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके पास कोई खिलाड़ी है, कोई प्लेयर है? ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। अपने आसपास सुनाई देने वाली आवाज़ों की एक लिस्ट बनाइए। अपने स्कूल के म्यूज़िक रूम में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम और कई यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा बहुत तेज क्यों होती है? इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हारमोनियम, सितार, तबला, फ्लूट। आपने इसमें से कुछ देखा होगा, किसी ने इसमें से कुछ बजाया भी होगा। Sound is produced by a vibrating body। विद्यालय यानी स्कूल की घंटी को जब बज ना रही हो उसको छू कर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं? जब वो ध्वनि उत्पन्न कर रही होती है तो उसे फिर से छू कर देखिए, क्या आप उसे वाइब्रेशन का कुछ अनुभव कर सकते हैं? एक्टिविटी फर्स्ट, किसी मेटल का प्लेट लीजिए और इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए कि वो किसी दीवार को ना छुए। अब इस पर किसी छड़ी से मारिए। क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है? प्लेट या कढ़ाई को धीमे से अपने फिंगर से छूकर देखिए, क्या आप वाइब्रेशन का अनुभव करते हैं? प्लेट पर फिर से एक डंडा मारिए और उसको मारने के तुरंत बाद अपने हाथों से कस कर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी कुछ सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छू कर देखिए, क्या अब आप वाइब्रेशन का अनुभव कर पाते हैं? एक्टिविटी सेकंड, रबर का एक बैंड लीजिए, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया उस तरह एक पेंसिल बॉक्स पर उसको लगाइए। बॉक्स और रबड़ के बीच 2 पेंसिल लगाइए। अब रबड़ के बैंड को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है? क्या रबड़ बैंड हिलता है या कंपन करता है? क्लास 7th में आप पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को वाइब्रेशन यानी कि कंपन कहते हैं। जब कसकर एक रबड़ के बैंड को प्लग करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ देते हैं तो ये वाइब्रेशन करता है और आवाज़ भी निकलता है। जब ये वाइब्रेशन करना बंद कर देता है तो आवाज़ भी बंद हो जाती है। एक्टिविटी थर्ड, एक मेटल का डिश लीजिए, इसमें कुछ पानी डालिए, एक चम्मच से इसके किनारे पर मारिए। क्या आप कुछ आवाज़ सुन पाते हैं? थाली पर फिर से मारिए और तब इसे छूकर देखिए, क्या आप थाली को वाइब्रेशन होता अनुभव करते हैं? थाली पर फिर से मारिए और पानी की सतह को देखिए, क्या आप वहाँ पर कोई वाइब्रेशन देख पाते हैं? अब थाली को पकड़िए, आप पानी की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की
व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? एक्टिविटी 4, नारियल का एक खोखला सा वो कोई खोल लीजिए, एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए उससे। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके वाइब्रेशन को पहचानिए। वाद्य यंत्रों की एक लिस्ट बनाइए जिसको आप जानते हैं, उनके वाइब्रेशन की भी एक लिस्ट बनाइए। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं टेबल पे, आप इसकी भी मदद ले सकते हैं और इसे फिल कर सकते हैं, जैसे कि वीणा स्ट्रेच स्ट्रिंग, एक डोरी और तार की वजह से वो वाइब्रेट करती है, तबला स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और भी आप जिसको जानते हैं उसके बारे में लिखिए। आपने मंजीरा या ट्रायम्बल्स, घटम और नोट, मिट्टी के बर्तन, करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र हमारे देश के कई भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के और भी टाइप जो आप जानते हो। आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं मंजीरा, जो येलो और रेड कलर के कलर का है। एक्टिविटी 5, आप इसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है, इसे पढ़ के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए या भौरे की तरह बस गुंजन कीजिए। अपने हाथ को अपने गले पर यानी कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपन का अनुभव होता है? अगर आप इस तरह अपने गले पर छुएंगे तो कुछ वाइब्रेशन लगेगा। आप बोलते समय भी आप इसको टच कर सकते हैं। अपने फिंगर को कंठ पर रखिए और एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का ये भाग वाक यंत्र कहलाता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक होते हैं। इस प्रकार दानित होते हैं कि उनके बीच में से हवा के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े को वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपन करता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ और ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणवत्ता उस वाक ध्वनि से अलग होती है। अब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं और आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार काम करते हैं। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वाक ध्वनि अलग अलग होती है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी दोस्त को बुलाते हैं तो आपकी दोस्त आपकी आवाज़ को सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है? ज़रा सोचिए और बताइए, उसके पास तक आपकी ध्वनि, आपकी आवाज़ कैसे पहुंचती है? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? क्या ये संभव है कि गिलास में हवा की मात्रा कम होने पर घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? वास्तव में अगर आप गिलास में से सारी हवा बाहर खींच पाते हैं तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। इसका कारण ये है कि ध्वनि को संचरण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से हवा पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में वैक्यूम है। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। क्या ध्वनि द्रवों में संचारित होती है? आइए इसका भी पता करें। यहाँ कई एक्टिविटी दी गई है जिससे आप यहाँ पता कर सकते हैं। यहाँ पर एक बकेट या आप बाथ टब लीजिए, इसमें साफ़ पानी भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को पानी में हिलाइए।
ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को ना छुए। अपने कान को पानी की सतह पर सावधानीपूर्वक रखिए। सतर्क रहिए, पानी आपके कान में ना जाए। फिर क्या आप घंटी की आवाज़ सुन सकते हैं? क्या इससे पता चलता है कि आवाज़ का संचरण लिक्विड में भी हो सकता है? ओह, तो व्हेल और डॉल्फिन पानी के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान कर पाते होंगे। आइए जानते हैं क्या ध्वनि ठोसों में भी रहती है। एक्टिविटी 9, 1 मीटर स्केल मेटल का रॉड लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए और अपने दोस्त से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने या खटखटाने को कहिए। क्या आप खरोंचने की आवाज़ सुन पाते हैं? स्क्रैचिंग की? अपने आसपास खड़े हुए दोस्तों से पूछिए कि क्या वो भी इस ध्वनि को सुन पा रहे हैं। आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर और अपने दोस्त को दूसरे सिरे को स्क्रैचिंग करने को कह सकते हैं और ये एक्टिविटी कर सकते हैं। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी, धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक एक्टिविटी द्वारा ये दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौने टेलीफोन को याद कीजिए कि आप ये कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियां में भी गमन कर सकती हैं। अब तक हमने सीखा कि वाइब्रेशन वस्तुएं ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं और ये किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचारित हो सकती है। ये माध्यम गैस, द्रव और ठोस कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। कान के बाहरी भाग की आकृति फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो ये एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली ताने झिल्ली होती है। इसे कर्णपटा यानी कि ईयर ड्रम कहते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी काम करता है। ये जानने के लिए कि कर्णपटा क्या काम करता है, आइए टिन के डिब्बे का एक कर्णपटा बनाएं यानी एक्टिविटी 10th करें। एक प्लास्टिक या टिन का डिब्बा लीजिए। इसके दोनों सिरे को काट दीजिए। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को लगाइए और एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। तानित रबड़ के ऊपर सूखे अन्न या थर्माकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अब अपने दोस्त से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए। देखिए कि अन्न के दाने का क्या होता है। अन्न के दाने ऊपर और नीचे क्यों उछलते हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से आप फिगर में कर रहे हैं। ऐसा ही आपको करना है। कर्णपटा एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कण के पटा को कंपित करते हैं। कर्णपटा कंपनों को आंतर कण यानी इनर ईयर तक भेजता है। वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क पर भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम कोई भी आवाज़ सुनते हैं, हमें कभी भी अपने कानों में कोई नुकीली या कठोर चीज़ नहीं डालनी चाहिए। ये कर्णपटा को क्षति पहुंचाता है जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। आप प्रीवियस ईयर की क्लास में कई मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रति सेकंड होने वाले इस ऑस्किलेटरी मोशन की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत होता है hz। 1 hz आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरी करती है, 20 टाइम ऑस्किलेट्स करती है, तो क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप कई सुपरिच ध्वनियों को पहचान सकते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि वो ध्वनियाँ अलग प्रकार की हो। क्या आपने कभी सोचा कि कौन से कारक हैं जो अलग बनाते हैं? आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों से इनके आयामों और आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं?
लाउडनेस एंड पिच एक्टिविटी 11। यहाँ कई एक्टिविटी इस चैप्टर में दी गई है जिससे आप साउंड को बहुत ही अच्छे तरह से समझ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक धातु का गिलास लीजिए, मेटालिक टम्बलर लीजिए, एक चाय का चम्मच लीजिए, चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए और जो आवाज़ निकलती है उसको सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से ज़ोर से मारिए और फिर से ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर ज़ोर से मारने पर आवाज़ और अधिक तेज हो जाती है? अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्माकोल की छोटी सी बॉल को लटका दीजिए। गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि बॉल कितनी दूर विस्थापित होती है। बॉल का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि धीमी हो जाती है। अब गिलास को पहले धीमे और बाद में अधिक बल से मारिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए। किस स्थिति में आयाम अधिक है? ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों का आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। जैसे कि अगर आयाम 2 गुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं यानी कि dB। कई यहाँ पर स्रोत से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है, जैसे कि नॉर्मल ब्रीथिंग 10 dB और सॉफ्ट विस्पर एट 5 m 30 dB, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 dB, बिजी ट्रैफिक 70 dB, एवरेज फैक्ट्री 80 dB। 80 dB से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए बहुत कष्टदायक होती है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि धीमी होती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक बड़े व्यक्ति से कीजिए। क्या इनमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो फिर भी उनमें कुछ अलग है। आइए देखें ये किस प्रकार अलग है। मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे टीचर से बहुत अलग क्यों है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। अगर कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। अगर कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। जैसे कि यहाँ एक ड्रम बजा रहा है और एक ये बहुत पीच साउंड पे सीटी बजा रहा है। तो आप इन दोनों फिगर में क्या समझते हैं? दोनों फिगर से क्या समझते हैं? जैसे कि ढोल धीमी आवृत्ति से कंपन होता है इसीलिए ये कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर जो सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसीलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। जो पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है और शेर की दहाड़ बहुत प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। आप हर दिन बच्चों और कई बड़ों की आवाज़ें सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की और अधिक तीखी होती है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। हम जानते हैं कि आवाज़ उत्पन्न करने के लिए हमें कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तु की ध्वनि सुन सकते हैं? फैक्ट ये है कि लगभग 20 कंपन यानी प्रति सेकंड 20 Hz से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन ही नहीं सकता। ये कह सकता है कि 20 Hz से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अश्रव कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती और मानव कानों के लिए श्रव की आवृत्ति का रेंज लगभग 20 Hz से 20,000 Hz तक है। इसका मतलब ये है कि हम केवल 20 Hz से 20 Hz के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। कुछ जंतु 20,000 Hz से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं।
कुत्तों में ये क्षमता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते। जाने माने अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में कई समस्याओं के अनुसंधान और निदान के लिए प्रयोग होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर वो कार्य करते हैं। नॉइज़ एंड म्यूज़िक। हम अपने चारों ओर कई प्रकार की आवाज़ें सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव अच्छी होती है? क्या आवाज़ें कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? कुछ आवाज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है जबकि कुछ अच्छी ही नहीं लगती। मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में कई काम चल रहा है, घर में कुछ काम चल रहा है। क्या वो निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ अच्छी होती है? क्या आपको बसों और ट्रकों के हॉर्न्स की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं? इस प्रकार की बहुत बेकार ध्वनियों को शोर कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। क्लास में अगर सभी बच्चे एक साथ बोलें तो एकदम मछली वाला फील आता है, जैसे मछली खरीदने गए हों। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं तो वो सुस्वर यानी म्यूजिकल साउंड होता है, वो जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार और उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन अगर संगीत बहुत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये अच्छा है? नॉइज़ पॉल्यूशन। आप एयर पॉल्यूशन के बारे में पहले से ही जानते हैं। हवा में कई गैस जो कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अधिक या अवांछित ध्वनियों को नॉइज़ पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जैसे पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर, ये सब कुछ। घर में कौन से चीज़ ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज़ में चलाया गया टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर्स और वातानुकूलक सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। What are the harms of noise pollution? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अधिक शोर की उपस्थिति कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती हैं? अनिद्रा, बहुत तनाव, चिंता और कई बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से ही उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार बहुत तेज ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रित करना चाहिए। ये कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों और घरेलू उपकरणों में साइलेंसर लगानी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले एक्टिविटीज़ को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न और संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों और बिल्डिंग्स के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि ध्वनि आवाज़ों तक ना पहुंच पाए। हियरिंग इम्पेयरमेंट। पूरी तरह श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, हमेशा जन्म से होती है। आंशिक असक्ता डिसेबिलिटी हमेशा किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को जो विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, ऐसे बच्चे संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसीलिए श्रवण असक्ता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिकी प्रौद्योगिकी युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। Did you know
भारत में हैदराबाद के पास गोलकोंडा नाम का एक भव्य किला है। ये बहुत से इंजीनियरिंग और वास्तु आर्किटेक्चरल अजूबों के लिए प्रसिद्ध है। जल प्रदाय व्यवस्था उनमें से एक अजूबा है, लेकिन कदाचित सबसे अधिक आश्चर्यजनक अजूबा किले के पास स्थित एक गुंबद है। इस गुंबद के नीचे एक निश्चित बिंदु पर हाथों की तालियों से उत्पन्न ध्वनि गूंजती होती है, जिसे लगभग 1 किलोमीटर दूर किले के शीर्ष बिंदु पर स्थित किसी स्थान पर सुना जा सकता है। इसकी रचना एक चेतावनी प्रणाली के रूप में की गई है। अगर कोई सुरक्षाकर्मी किले के बाहर कोई रहस्यमय हलचल देखता था, तो गुंबद के अंदर एक निश्चित बिंदु पर तालियां बजाता था और किले के अंदर की फौज संभावित खतरे से सतर्क हो जाती थी। यही है गोलकोंडा का किला, गोलकोंडा फोर्ट।